ओके बेटा, आज जो हम पोइम रीड आउट करने वाले हैं उस पोइम का नेम है डॉवर बीच, जो कि मैथ्यू अर्नोल्ड की लिखी हुई है। मैथ्यू अर्नोल्ड जो था विक्टोरिया एरा का एक फेमस कवि था, जो कि 1867 के नियर अबाउट अभी इसका जो पीरियड चला था। तो इस कविता में उसने जो मेन थीम बनाया है वो है द लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ इन द मॉडर्न वर्ल्ड, कि आधुनिक समय में जो लोगों का धर्म पर विश्वास उठ चुका है उस पर उसे बहुत ज़्यादा खेद है, उस पर उसे बहुत ज़्यादा शौक है। रीज़न ये था कि उस टाइम के दौरान डार्विन थ्योरी जो बहुत फेमस हो रही थी, जिसमें ये बताया गया था कि जो फिट लोग हैं, ठीक है, तंदुरुस्त है, बलवान है, मेंटली और फिजिकली तौर पर या कुछ भी कह लो, वही सरवाइव करेंगे। कमज़ोरों का कोई स्थान नहीं है दुनिया में। कहने का भाव कि उसका थ्योरी का निचोड़ यही था कि मटीरियलिज्म को बढ़ावा दिया गया था। फॉर दिस रीज़न लोगों का धर्म पर जो विश्वास था वो डगमगाने लगा था। तो लेकिन जो मैथ्यू अर्नोल्ड था वो बहुत एक धार्मिक पोइट था। उसे इस चीज़ का चिंता है, खेद है कि लोग अपना जो धर्म पर जो संदेह क्यों प्रकट करने लगे हैं। इस कविता में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं पहले थोड़ा उस देखेंगे, जो कोई भी आपको इस कविता से रिलेटेड स्टैंजा आए तो आप इजीली ही कॉन्टेक्स्ट विद एक्सप्लेनेशन कर सकें। तो बाद में हम इसकी समरी देखेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन ये है कि आपके जो है टोटली सारी कविता जो कंप्लीट हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि डॉवर बीच जो है वो एक मैथ्यू अर्नोल्ड की लिखी हुई है, जो कि यूके का कवि है, विक्टोरिया एरा के टाइम का एक क्रिटिक पोइट है, जो कह लो ना किसी बात की आलोचना करता है कि जी चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होने चाहिए। तो किस चीज़ को लेकर उसने जो पोइम लिखी थी, डार्विन्स थ्योरी ऑफ द ओरिजिन स्पेस लेड टू द लॉस ऑफ द रिलीजियस फेथ इन द मॉडर्न वर्ल्ड। जो डार्विन की थ्योरी के कारण लोगों में धार्मिक विश्वास की कमी आ रही थी, उस पर उसने चिंता प्रकट की थी कि अगर आप टोटली ही मटीरियलिस्ट बन जाओगे तो ये दुनिया सही तरह नहीं चलेगी। हम जो सही काम करते हैं, हम कुछ जो डर के कारण भी कई बच करते हैं कि नहीं भी उस चीज़ को परमात्मा देखता है, ठीक है, उसका जो ऐसे काम करेंगे तो उसका हमें पाप, उसको हमें बुरे कर्म वो भुगतने पड़ेंगे। तो चीज़ जो उसने ये रियलाइज़ करवाने की कोशिश की है। ये एक और चीज़ बात है, ये एक ड्रामेटिक की मोनोलॉग कविता है। ड्रामेटिक का मतलब होता है कि किसी चीज़ को एक नाटकीय ढंग में पेश करना, सीन क्रिएट करके नाटक ढंग से पेश करना। मोनोलॉग का मतलब होता है कि अपने आप से संवाद करना, अपने आप से बातें करना। तो जो कवि है, बेशक लग रहा है कि अपनी मिसेज को वो खिड़की के पास बुलाता है, तो उसका घर समुंदर के थोड़े इर्द गिर्द में ही है, तो वो उसे कहता है कि आओ मेरे पास यहाँ आकर खड़े होकर देखो कि कितना शांत समुंदर है। चांदनी की जो चंद्रमा की चांदनी है उसके बीच में समुद्र और भी सुंदर लग रहा है, और जो पेरिस की सामने लाइट है वो दिख रही है। तो क्योंकि जो डावर बीच है वो पेरिस एंड इंग्लैंड के बीच में जो समुद्र जल है उसके ऊपर ये बीच बनी हुई है, तो नेचुरली वो फ्रांस का जो लाइट हाउस है वो दिखाई दे रहा है। डिफ़िकल्ट वर्ड्स क्या आ रहे हैं, स्टेट्स उसने वर्ड्स यूज़ किया सी के लिए। ट्रैंक्विल, काम। एब का मतलब होता है जो सी वेव्स आती है, ऊपर नीचे उठती हैं ज्वार बाटा की तरह। मून ब्लैंच सैंड्स, चांद की चांदनी के कारण जो सारा समुंदर जो वाइट वाइट हुआ है उसे मून ब्लैंच सैंड्स कहा है। ट्रेमलस होता है कि जैसे ट्रैमलिंग छिड़ जाती है, कंपहाट छिड़ जाता है। कैडेंस कहा गया है कि जब वो समुद्र की लहरों से के कारण जो पेबल्स है,
छोटे छोटे जो कहते हैं ना पेबल्स है ईंटों के बने हुए, जो कुछ भी या पत्थर है छोटे छोटे, वो जब आते हैं टकराकर फिर वापस जाते हैं, ठीक है, तो किनारे पर रह जाते हैं, उसके आने जाने के कारण एक ट्रेमलस म्यूज़िक जो क्रिएट होता है, संगीत क्रिएट होता है। ग्रेटिंग रोर पत्थरों के टकराने की आवाज़ को बात बोला है। स्पोकलेस कहा गया है क्रीक के पॉइंट को, कि जो पहले जो स्पोकलेस था उसने भी शायद कहीं इसी तरह समुद्र की बीच को देखकर बहुत बड़ी कविता लिखी होगी, जैसे मेरे मन में ये कविता उभर रही है। एजियन क्या है? समुद्र का नाम है, ठीक है। पीछे तो डाबर बीच में उसे देखकर कविता लिख रहा ना, तो उसने कहा कि शायद उसने एजियन के समुद्र के पास खड़े होकर स्पोकियस ने ये कविता लिखी होगी। नॉर्दर सी कहा गया उसने अपने इंग्लिश चैनल को, क्योंकि वो इंग्लैंड का कवि है, तो उसने अपने आप को नॉर्दर्न सी कहा है कि ये हमारा जो देश है जहाँ पर जो समुद्र की लहरें फैल रही है। सी ऑफ फेथ का मतलब कि जितना समुद्र पुराना है उतना ही धर्म पुराना है, उतना ही लोगों का परमात्मा का पर जो विश्वास है वही कंजर्वेटिव पुराना है, उसे कोई हिला नहीं सकता, चेंज नहीं कर सकता। मैलेंकोली होता है उदास हो जाना, ड्रीरर होता है बैरन। समरी देखते हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड वाज ए क्रिटिक पोएट, ही वाज आल्सो ए सोशल रिफॉर्मर। एक आलोचक कवि भी था और सोशल रिफॉर्मर भी था, जिसे कहते हैं समाज सुधार कहना। इन दिस पोएम ही गिव्स अस हिज व्यूज ऑन द स्टेट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। अपनी इस कविता में वो जो मॉडर्न वर्ल्ड की जो स्थिति है उसके बारे में बात कर रहा है। वो कहाँ खड़ा है? डॉवर बीच के पास खड़ा है। तो डॉवर बीच कहाँ है? इंग्लैंड की कोस्ट में। द सी इज़ काम, समुंदर शांत है, क्योंकि उसने ड्रामेटिकली रूप पर कविता लिखी है कि सीन को क्रिएट किया है। अब देखो समुंदर चंद्रमा सारा कुछ वो वर्णन करेगा, तो इमेजिनेशन लेकर आएगा हमारे दिमाग में। सी इज़ काम, मून इज़ शाइनिंग ब्राइटली, टाइड इज़ फुल। समुंदर शांत है, चंद्रमा की रोशनी चमक रही है, लहरें पूरी तरह जो है मूवमेंट कर रही है। स्टेट्स ऑफ द डावर लुक ब्राइट इन द लाइट ऑफ द मून। समुंदर जो है, टावर के पास जो समुंदर है बीच के पास, वो पूरी तरह चंद्रमा की चांदनी के कारण पूरी तरह ब्राइट दिख रहा है। द लाइट ऑफ द फ्रांस ऑन द ऑपोजिट शोर 22 माइल्स अवे कैन आल्सो बी सीन। जहाँ तक कि जो फ्रांस की लाइट है ना, वो भी जो 20 मील्स के दूर है, वो भी मुझे साफ दिखाई दे रही है। He asked his beloved to come to the window and see the waves dashing against the coast with drawing a regular rhyme. अपनी वो पत्नी या प्रेमिका कह लो, जो पत्नी को वो कहता है कि तुम यहाँ आकर मेरे साथ उस समुंदर के नज़ारे को देखो कि समुंदर की लहरों के कारण किस प्रकार एक रेगुलर रिदम जो क्रिएट हो रहा है, म्यूज़िक क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो नेचुरली जहाँ से गैस हो जाता है कि वो अपने मकान के ऊपर वाली छत पे खड़ा है। द कॉस्ट लुक वाइट इन द मूनलाइट। जितना भी कॉस्ट किनारा है वो सारा ही चंद्रमा की रोशनी के कारण वाइट दिखाई दे रहा है। इन द एबेंड फ्लो ऑफ द वेव्स द पोएट रीड्स द मैसेज ह्यूमन माइजरी। जो लहरों का उतराव चढ़ाव आता है उसके कारण उसे ऐसे लग रहा है कि जैसे वो ह्यूमन की माइजरी को बता रहा है कि इंसान के मन में इसी प्रकार ही उतराव चढ़ाव आ रहे हैं कि भगवान को माना जाए या ना माना जाए, क्योंकि डार्विन की थ्योरी ने लोगों के दिमाग को हिलाकर रख दिया था कि भगवान ना की कोई चीज़ नहीं है, सब कुछ मटीरियलिस्ट चीज़ है। जो माइट रहेगा, जो तगड़ा होगा वही सर्वाइव करेगा, अदरवाइज नहीं। तो जिस तरह समुद्र की लहरें एब फ्लो होती हैं, इसी तरह ही मनुष्य के जो मस्तिष्क में, दिलो दिमाग में जो ये माइजरी क्रिएट हो रही थी, तो उसे लग रहा है कि जो ह्यूमन माइजरी का मैसेज दे रही है। ही हियर्स द सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी इन द मर्मिंग साउंड ऑफ द वेव्स। उसे लग रहा है समुद्र की लहरों में जो एक उदासी भरी लहरें जो है फैल रही है, उसका म्यूजिक चल रहा है। दिस सैड म्यूजिक हियर्ड बाय द पोएट वाज हियर्ड सेंचुरी अगो बाय द ग्रीक ड्रामेटिस्ट सोफोक्लिस इन द एजियन सी। तो शायद
इसी तरह का जो संगीत जो कहता मैं सुन रहा हूँ डाबर बीच के पास खड़ा होकर, इसी तरह शायद काफ़ी सदियों पहले एजेंसी पर खड़े होकर जो था सोफोक्लिस था, कवि था ना, उसने भी शायद इसी तरह ही समुद्रों की लहरों में एक उदासी वाला गीत सुना था। जिस तरह इसकी कविता बहुत फेमस है मैथ्यू अर्नोल्ड की डाबर बीच, इसी तरह उस समय जो था सोफोक्लिस की कविता बहुत फेमस थी। The poet point out that once the sea of faith was full and people had faith in God, but no doubt and disbelief have thrown out the faith. कवि समुद्र की तरफ इशारा करता है कि जितना समुद्र पुराना है इसी प्रकार परमात्मा पर लोगों का विश्वास भी उतना ही फुल है, कोई उसे हिला नहीं सकता। जितने मर्जी डाउट हो वो डाउट खत्म हो जाएंगे। रिलीजियस हैज़ लॉस्ट इट्स होल्ड ऑन द माइंड्स ऑफ द मैन, कहता है मुझे इस बात का खेद है कि जो धर्म है धीरे धीरे लोगों के मन में शंका पैदा कर रहा है। मटीरियलिज्म इन द रिलीजन ऑफ पीपल, मटीरियलिज्म ही, पदार्थवादी चीज़ें ही जो लोगों का एक्चुअली धर्म बन चुका है, पैसा ही सब कुछ हो चुका है। मैथ्यू अर्नोल्ड की रिक्वेस्ट इज बिलीवर टू बी लॉयल टू हिम, जहाँ एक और मैसेज कन्वे कर रहा है। दो तीन उसने इशू क्रिएट किए, एक तो नेचर को किया, ठीक है, एक लोगों के धर्म के प्रति जो आशंका उसको बोला। तीसरी बात उसने कही कि अगर प्यार मजबूत है ना तो सब कुछ सही हो सकता है, ठीक है। अगर आपका माता पिता के साथ, माँ बाप का बच्चों के साथ, एक पति पत्नी का साथ या दोस्त दोस्ती का साथ, एक उसमें लॉयल्टी है, ठीक है, तो सब कुछ सही हो सकता है। मैथ्यू अर्नोल्ड रिक्वेस्ट इज बिलव टू बी लॉयल टू हिम, कि प्लीज़ तुम मेरे साथ हमेशा ही वफादार रहना, तुम भी कभी मटीरियलिस्ट मत हो जाना। जैसे लोग मटीरियलिस्ट होते जा रहे हैं, सिर्फ स्वार्थ के लिए ही एक रिश्ता बना कर रखते हैं, दोस्ती बना कर रखते हैं, तुम ऐसे मत बन जाना। He says to her that only true love can provide comfort in this faithless age, कि जो आज का समा चल रहा है डार्विन की थ्योरी के कारण, ठीक है, सिर्फ जो एक सुकून, सच्चा सुकून देता है वो सिर्फ यही है कि हम एक दूसरे प्रति विश्वास बना कर रहें, एक सच्चा प्यार बना रहे। How this world seems to be beautiful, चाहे मुझे पता है कि किसी के लिए सच्चा प्यार मिलना, स्वार्थ के बिना काम करना एक दुनिया, स्वप्नमयी दुनिया लगती है। इट इज़ नीदर लव नॉर हैप्पीनेस नॉर पीस, आज की दुनिया में कोई सच्चा प्यार, सच्ची खुशी, कोई सच्ची शांति नहीं रहेगी। दिस इज ए परफेक्ट कन्फ्यूजन एवरीवेयर, हर स्थान पर ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुकी है। दिस वर्ल्ड इज़ लाइक ए डार्क बैटलफील्ड, ऐसे लग रहा है जी एक अंधेरमयी दुनिया का युद्ध चल रहा है। सोल्जर किल ईच अदर, क्योंकि अंधेरमयी दुनिया है, उसमें युद्ध का मैदान बना हुआ है। फॉर दिस रीज़न सोल्जर अपने अपने साथियों को ही मार रहे हैं, बिना ये जाने कि वो अपने दोस्त को मार रहे हैं या एनमी को मार रहे हैं। कि पदार्थवादी ने लोगों को दिलो दिमाग को अंधा कर दिया है। द माइंड्स ऑफ द मैन आर टॉर्न बिटवीन द फेथ एंड डाउट, लोगों का मन जो है शक और विश्वास के बीच में बट चुका है। अब थोड़ी सी कविता की लाइनें देख लो, ताकि अगर कोई भी आपकी कविता की लाइनें आए आप ईजली वे में आपका उसका कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन करें, छोड़कर मत आए, ठीक है। फाइनल में हो चुके हो तो ये तो बात बनती ही नहीं कि आप छोड़कर आओगे। तो बस थोड़ी ट्रिक याद रखो कि आपको समरी पता हो, डिफ़िकल्ट वर्ड्स पता हो, तो कविता की लाइन एक बार देख लेना। स्टार्टिंग लाइन है, जैसे आपको पता ही है कि स्टार्टिंग वाली लाइनों में हमेशा क्या लिखते हैं, ओपनिंग लाइन्स, कवि का नाम लिखा जाता है, कविता का नाम लिखा जाता है, और जो मैंने आपको थीम बताया था स्टार्टिंग वाली लाइन में वो आपके ऐड कर देना है। जो भी आपने समरी पढ़ी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप उससे एक्सप्लेनेशन कर सकते हो लाइनों को देखकर। The sea is calm tonight, the tide is full, the moon lies fair upon the stairs on the French coast, the light gleams and it's gone, the cliff of England stand glimmering and vast out in the tranquil bay. Come to the window, sweet is the night air, only from the long line to spray, where the ebb meets the moon blanched sand. Listen, you hear the grating roar of pebbles which the waves draw back and fling. At their return up the high stand beacon and cease and then again begin with tremulous sadness slow and bring the eternal note of sadness in. आगे उसने जो कवि की बात की, जो
काफ़ी सदी पहले से उसने भी ऐसी कविता लिखी थी। Sophocles long ago heard it's the Asian, and it brought into his mind the turbulent ebb and flow of human misery. We find also in the sound a thought, hearing it by the stand Northern Sea. Northern Sea बोला ना उसने अपने इंग्लिश चैनल को। The seas of faith was once too at the full, and round Ursa shore lay like the fold of the bright gilt world. But now I only hear it melancholy long withdrawing roar, retreating to the breath of the night wind down the vast exterior and naked shining of the world. जहाँ नेकेड शाइन सिंगलेस ऑफ द वर्ड का मतलब यहाँ वैसे कविता के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ये है कि जब समुद्र की लहरें आती है वे चली जाती हैं तो वहाँ एक किनारा नेक हो रहता है। बट जहाँ पर उसने ये सिंबलाइज किया है कि जब हमारे पर मटीरियलिस्ट की हावी होता है चीज़ें, तो हमारे मन में जो फेथ है भगवान के लिए वो एक विश्वास जो खोखलापन ही रह जाता है। A love let us be true, जहाँ पर अपनी वो पत्नी को रिक्वेस्ट करता है to one another for the world which seems to lie before us like a land of dreams, so various, so beautiful, so new, hath really neither joy nor love nor light nor certitude nor peace nor help for pain, and we are here as on the darkening plain, swept with confused alarm of struggle and flight, where ignorant armies clash by नाइट। अब इसके क्वेश्चन देख लो कैसे आ रहे हैं। क्वेश्चन पहला आ रहा है कि इसका थीम बताओ। थीम का जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार भी बनकर आ सकता है कि स्पिरिचुअल क्राइसिस क्या है, कि उसकी अध्यात्म संकट क्या है। अध्यात्म संकट यही है कि ना मटेरियलिस्ट बन जाऊं जो भगवान पर विश्वास रखूं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ने थीम बता देना है। स्टार्टिंग वाली लाइनें थोड़ी सी डिफरेंट होती है, बाकी सारी समरी सेम ही होती है। मैं बार बार हर क्वेश्चन में ये बात बोलती हूँ। Dower Beach is one of the Matthew Arnold's best pieces. We have to imagine that the poet is looking through the window of the house on the Dower Beach, England, on a moonlit night. He hears the roar of the waves advancing and going back. The sound of the waves strike him as a being sad. It is a symbolic of the crumbling religious faith of human. When the poet hears the sound of the waves, he is reminded the spiritual crisis of the 19th century that has come to trouble the world. In the present age, people have become very materialist. They have lost faith in the God. Darwin's theory of the origin species had given a blow to the world's view of Christianity. The poet feels sad to say that religious faith has been replaced by the spiritual doubt, unrest, and anxiety. A world without religion is like a barren sea coast. The life of mankind in such a world is purposeless, aimless, and meaningless. For the loss of faith, the only remedy is love, which can save the world from becoming a barren place. The poet wants to advocate the idea that love is the only alternative which can save the world from the spiritual crisis. In the world which it without religious faith, only true love can stand by each other to save themselves from the despair and sadness resulting from the loss of faith in religion. Only true love can save the world from the spiritual turmoil and the uncertainty. Next question आपका बन रहा है In the poem Dower Beach, the symbol the sea goes on the curing the multiple meaning. जो sea है उसने बहुत सारे multiple meaning के according यूज़ किया है। वो कैसे? The opening lines of the poem depict the scenery around the Dower Beach. The sea is calm, tide is full, state of Dower look bright in the light of the moon. The poet draws the attention of his beloved to sound of the waves which the alternative advance and the withdraw. They carry away the pebbles. ये बाकी सारी लाइनें सेम टू सेम आ जानी है। स्टार्टिंग वाली लाइन लिखनी है, थीम आपको याद करना पड़ेगा, समरी याद कर लो, बाकी सारे क्वेश्चन स्टार्टिंग वाली लाइन ही देखनी है। क्वेश्चन अकॉर्डिंग स्टार्टिंग लाइन है, देन आफ्टर सेम टू सेम वही सारा कुछ सेम टू सेम समरी आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन रहा है डिस्कस डाबर बीच एज अ स्पिरिचुअल टेस्टामेंट ऑफ द मॉडर्न टाइम।
टेस्टामेंट होता है मतलब कि मान लो कि वसीयत करके देना कि हाँ भी सचमुच भी ये चीज़ें हो रही है ना। तो क्योंकि डार्विन की थ्योरी के आने के कारण लोगों में सचमुच में ही कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुकी थी कि हम नास्तिक बने या आस्तिक बने। तो इस क्वेश्चन को सेंट्रल आइडिया भी बोला गया है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बोला गया है कि ये एलगी ऑन द डेथ ऑफ द रिलीजियस फेथ ऑफ इन द वर्ल्ड, कि एक दुखदायक कविता है, जैसे लग रहा है कि धर्म की मृत्यु हो चुकी है। तो जो सेंट्रल आइडिया आए या ऐसे एलगी आए या टेस्टामेंट आए, तो आपने क्वेश्चन किस प्रकार अटैम्प्ट करना है। वही बात स्टार्टिंग वाली लाइनें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बाकी समरी सेम टू सेम। Tower Beach expressed Matthew Arnold's disappointment over the loss of the religious faith among the people. Arnold saw the advent of new biology and materials. As a result, all the people began to lose faith in the religion. It is a powerful testament of the modern age. The modern age is one interrogation lack of the spiritual and the religious faith. Matthew Arnold reflects his aspect of the modern age. बाकी सारी फिर कविता आपकी समरी ही आ जानी है, ठीक है। इन चीज़ों को बेटा हमेशा ही ध्यान में रखना कि क्वेश्चन कैसे पुट किया है, उसके अकॉर्डिंग आप स्टार्टिंग करो, देन आफ्टर आपकी सारी समरी सेम टू सेम। हाँ, थोड़ा थीम अलग थोड़ा याद करना पड़ेगा। लास्ट वाला क्वेश्चन, गिव क्रिटिकल एप्रिशिएशन ऑफ द पोइम डावर बीच, जहाँ राइट ए डिटेल नोट ऑन द पोइम डावर बीच, जहाँ क्रिटिकल एनालाइज द मैथ्यू अर्नोल्ड द पोइम्स डावर बीच। एक ये कभी कभार ये क्वेश्चन आ जाता है, स्पेशली जब होते हैं जो यूजीसी वाले बच्चे होते हैं या एमए वाले बच्चे होते हैं, ठीक है। तो क्या क्या नोट उसने यूज़ किए हैं कि एक जो इनकी शैली है, स्टाइल है, जो कुछ भी ये चीज़ें वगैरह। डावर, पहली बात तो जे के डावर बीच इज द मोस्ट सेलिब्रेट पोएम बाय द मैथ्यू अर्नोल्ड। दिस पोएम इज क्या है, ड्रामेटिक मोनोलॉग, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दी है। इन विच द ऑथर लैमेंट द कॉस्ट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड एंड द एक्सप्रेस इज हेल्पलेस। In Dover Beach, Arnold mourned the loss of the tradition and faith that came with the rise of the modernizationism. Misery, sadness, melancholy govern most of the poem. Although the author chose to close it with the impassioned appeal for the honesty. Oh love, let us be truthful to one another, as it is the only true certainty remaining while the world around falls under the struggle and conflicts. The poet recalled the time when religion was widely practiced and respected across the culture. Men's thoughts are like scattered stones on the beach, but that faith is ebbing away. As faith fades, people's thought get trapped on the precipice between the believing and the स्केप्टिज्म। ये कुछ नए वर्ड्स होते हैं, उसे याद कर लिया करो। स्पेक्टिज्म होता है कि जो तो ऑप्टिमिज्म है, दूसरे जो स्पेक्टिज्म है कि आस्तिक एंड नास्तिक। आस्तिक वो जो भगवान पर विश्वास करते हैं, स्केप्टिज्म मतलब जो भगवान पर विश्वास नहीं करते। इट इज़ द डिप्रेस ग्लम मूड पोइटिकली द grating roar of the sea pebbles remained him the melancholy slow receding roar of faith as it fades from the man's mind. The thought of it is chilling, like the breath of the night wind, and feels one with the dissolute sense of the helplessness, as if one mind we were left naked and unprotected on the vast and desolate margin of the unknown place. इस प्रकार आपने ये सारा देख लेना है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप हुई है, मेटाफोर क्या यूज़ किया है, किस प्रकार फोर स्टैंजे यूज़ हुए हैं, थीमेटिकली है, मेलैंकोली है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ इसने अटैम्प्ट करने की कोशिश की है। तो एक चीज़ और देख लेना कि क्या है, सी फेथ वगैरह क्या है, रिटरेटिंग की बात की गई है, ड्रामेटिक की मोनोलॉग है, लिरिकली डिस्क्रिप्शन है, फ्री वर्ड्स है, कंट्रोल जो सेंट्रल मेटाफोर यूज़ किया गया है। तो थीम क्या है, लॉस ऑफ द फेथ, कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द साइंस एंड रिलीजियस है, ह्यूमन माइजरी की बात की गई है, नीड फॉर लव की बात की गई है। तो जी आपका होगा चैप्टर पूरा कंप्लीट। थैंक यू बेटा।